वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हिमाचल प्रदेश में आज जो परीक्षा हुई थी एलटी टेट की, उसकी आंसर की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट्स को लाया है। अगर अभी तक आपने उन 2 पार्ट्स को नहीं देखा तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, या फिर वीडियो के एंड में भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। आप उन्हें देखिएगा, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा उनको देखकर भी, ताकि सारे जो भी प्रश्न हमने पहले डिस्कस किए वो आपको पता चल जाए। ठीक है, इसलिए उनको आपको देखना है। फिर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, पीडीएफ इत्यादि के लिए या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलटी कमीशन के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को आपने सब्सक्राइब अवश्य करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए, प्रश्न संख्या 51, रीतिकाल के लिए श्रृंगार काल नाम किसने मौलिक सोच समझ के दिया था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 51 का, तो वो होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा ये नामकरण दिया गया था। और ये इनकी मौलिक सूझ भी थी। कई जगह रामचंद्र शुक्ल भी नाम आता है, परंतु मूलतः जो सही होगा तो वो होगा विकल्प भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगले प्रश्न को देखिए, 52, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा के समीक्षक हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा के समीक्षक माने जाते हैं, तो इनमें नाम आएगा पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी का। 52 का सही होगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा, ये तो हमने देख लिया। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी महत्वपूर्ण कृति है? तो जो हिंदी साहित्य की भूमिका है, ये पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण कृति होगी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, यह भी इन्हीं की कृति है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह भी इन्हीं की कृति होगी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनकी है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे हिंदी साहित्य का रीढ़ भी माना जाता है। तो ध्यान रखना है आपने इसको। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, छायावाद नामक पुस्तक किसकी है? तो जो छायावाद नामक पुस्तक है, ये होगी आपकी डॉक्टर नामवर सिंह की, या फिर नामवर सिंह भी आप इन्हें कह सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की मांग किस ग्रंथ में की गई है? तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास की पुनर्लेखन की मांग की गई थी, ये वैसे तो देखिएगा डायरेक्ट उत्तर इसका नहीं मिल पाया है मुझे अभी तक। तो जो सही होना चाहिए यहाँ पर, या तो ये होगा देखिएगा आपका छायावाद नामक जो पुस्तक है, या फिर इसका हो सकता है कौन सा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसे वैसे हम पेंडिंग ही रखेंगे, क्योंकि अभी तक कंफर्म उत्तर नहीं मिल पाया है मुझे, तो नहीं डिस्कस करेंगे इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, 54, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में कब हुआ था? पहले तो ध्यान रखिएगा, जो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था ये? 1936 में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था मुंशी प्रेमचंद्र जी की अध्यक्षता में। याद रखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको प्रश्न बनेगा परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिएगा 57, इसमें आपसे पूछा गया है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार काव्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य किसने किया? तो वैसे तो देखिएगा ये इनका झुकाव रहता था निराला जी की तरफ। ठीक है, फिर भी कई जगह ये पंत जी को भी श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, तो या तो इसका निराला जी हो सकता है या फिर पंत जी। इसको हम ऑफिशियल आंसर की आने पे ही पूर्णतः डिस्कस करेंगे, परंतु ए और डी में से इसका उत्तर होगा। अगला देखिए 58, अनु का अर्थ होता है। तो जो अनु का अर्थ होता है पीछे, जैसे कि अनुकरण, अनुसरण, ये पीछे का अर्थ व्यक्त करने के लिए होता है अनु, पीछे या फिर पीछे आने वाला। अगला प्रश्न है 59, साहित्य दर्पण का अनुवाद किस नाम से हुआ है? तो जो साहित्य दर्पण का अनुवाद, ये जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है, उनकी पुस्तक है साहित्य दर्पण। इसका जो अनुवाद हुआ था तब वो हुआ था द मिरर ऑफ कंपोजिशन। द मिरर ऑफ कंपोजिशन, ये सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। तो अगला प्रश्न है 60, अनुवाद प्राय उतना ही प्राचीन है जितना मूल लेखन, और उसका इतिहास भी उतना ही भव्य और जटिल जितना साहित्य की किसी दूसरी शाखा का। किसने कहा? तो यहाँ पर जो मुझे संभावना लग रही है सी और डी में से, सी यहाँ पर मैं ज़्यादा बल दूंगा इस पर, थियोडोर एच सेवरी के द्वारा ये कथन कहा गया था। ठीक है, 60 का सी या डी में से एक होगा।
अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 61। त्यागपत्र उपन्यास का अनुवाद द रेजिग्नेशन नाम से किसने किया? तो जो ये अनुवाद किया गया था त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का उपन्यास है, इसका अनुवाद किया गया था अज्ञेय के द्वारा। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय के द्वारा ये किया गया था द रेजिग्नेशन नाम से अनुवाद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितना लेट आप LT टेट की परीक्षा को क्रैक करने में हो जाएंगे उतना मुश्किल पेपर आगे आते रहेंगे। यहाँ देखिए शुरू के जो 50 प्रश्न थे वो तो काफ़ी सरल थे, परंतु आगे के जो प्रश्न हैं ये काफ़ी गहराई से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो प्रश्न का स्तर है ये गंभीर होता जा रहा है। इसलिए आपको समय रहते अपनी टेट की परीक्षा को क्रैक करना है, नहीं तो आगे आगे आपको मुश्किल होता जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है ये। और कई बच्चे बीच में मांग करते हैं कि मुझे B सीरीज़ की आंसर की चाहिए, C सीरीज़ की, A सीरीज़ की, D सीरीज़ की। तो देखिएगा यहाँ पर मेरे पास विकल्प A सीरीज़ की आंसर की है। आप अपने प्रश्नों को अपने हिसाब से मैच कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को तो आप देख लीजिए, आपको अपने हिसाब से प्रश्न आगे पीछे होते हैं, उत्तर मिल जाएंगे इनके। फिर प्रश्न है 62। जिस भाषा से अन्य भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? जिस भाषा से अन्य भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहा जाता है, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपने। अगले प्रश्न को देखिए 63। क्या पूछा गया है यहाँ पर? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में टैगोर नहीं नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? ये दिया गया था 1913 में। कब? 1913 में। जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में इन्होंने ये वापिस भी कर दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। गीतांजलि नामक इनकी काव्य कृति थी। अगला प्रश्न है कछुआ धर्म रचना के रचनाकार हैं। तो जो कछुआ धर्म रचना है इसके रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कछुआ धर्म रचना लिखी गई थी, और ये निबंध विधा की रचना है। ये काफ़ी आपको करवाया है प्रश्न। फिर अगला जो प्रश्न है 65। हिंदी का पहला उपन्यास लिखने वाले रचनाकार का नाम बताइए। तो हिंदी का जो पहला उपन्यास लिखा था तो ये लिखा गया था श्रीनिवास दास के द्वारा, परंतु यहाँ पर श्रद्धाराम फिलौरी भी दिया गया है। अब ये थोड़ा बोर्ड पर भी निर्भर करता है कि वो किस आधार पर इसे पूछ रहा है। अगर कालक्रम के अनुसार पूछा गया होता तो श्रद्धाराम फिलौरी होता। अगर यहाँ पर इस आधार पर पूछा गया मौलिक उपन्यास सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था परीक्षा गुरु। और जो श्रद्धाराम फिलौरी के द्वारा लिखा गया था भाग्यश्री, ये कालक्रम के हिसाब से पहले माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 66। द्विवेदी युग में किस भाषा के उपन्यासों का अनुवाद सर्वाधिक संख्या में हुआ? तो जो द्विवेदी युग में सर्वाधिक उपन्यासों का अनुवाद हुआ था किस भाषा से हुआ था? बंगला से हिंदी की तरफ, तो ये होगा बंगला। अगला प्रश्न देखिए 67। बाबू गोपाल राम गहमरी कैसे उपन्यासकार हैं तो नहीं थे ये, अब इनके ये एक्सपायर हो गए हैं। बाबू गोपाल राम गहमरी ये थे आपके जासूसी उपन्यासकार। कैसे? जासूसी उपन्यासकार। हर एक जो तथ्य आपको बता रहा हूँ आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि भविष्य में कोई भी परीक्षा होगी वहाँ पर आपको ये प्रश्न आएंगे, इसलिए कह रहा हूँ। जो देवकीनंदन खत्री थे ये तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासकार के उपन्यासकार माने जाते हैं, और जो गहमरी जी हैं ये जासूसी उपन्यासकार माने जाते हैं। अगला है 68। शिवशंभू के चिट्ठे निबंध किसका है? तो जो शिवशंभू के चिट्ठे निबंध होगा ये होगा आपका बालमुकुंद गुप्त का। शिवशंभू के चिट्ठे ये 1905 के आसपास लिखा गया निबंध है। इसमें अंग्रेज़ों के ऊपर व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ की गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो जो आदिकाल को चारण काल कहा गया था तो ये कहा गया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, और आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया गया था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ये याद होना चाहिए आपको। प्रश्न संख्या 70। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? तो जो सरस्वती पत्रिका है इसके यशस्वी संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 से शुरू हुआ, और जो यशस्वी
संपादक थे इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक इसका संपादन कार्य संभाला। ये आपको याद होना चाहिए, बार बार ये प्रश्न मैंने रिपीट किए थे परीक्षा से पहले आपको। अगला है मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। तो जो सर्वप्रथम मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना मानी जाती है तो वो ये मानी जाती है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की बर्ण रत्नाकर। कौन सी? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की बर्ण रत्नाकर। ये मैथिली हिंदी में रचित प्रथम गद्य रचना है। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है खालिक बारी के रचयिता कौन थे? तो जो खालिक बारी रचना है ये अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। जो अमीर खुसरो है ये खड़ी बोली, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग और पहेलियों का प्रयोग ये अपने साहित्य में करते थे, मनोरंजन करते थे जनसाधारण का ये। फिर देखिए 73, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। तो जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं भरत मुनि। इन्होंने अपनी जो रचना है नाट्यशास्त्र, इसमें जो रसों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में। इनका समय 3री शताब्दी के आसपास का माना जाता है और इन्होंने रसों की संख्या मानी है 8। शांत रस को ये रस नहीं मानते, ये भी आपको याद रखना है। फिर है प्रश्न 74, मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किसने किया? तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है इसका दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। पूरा नाम इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, 11 वर्ष का समय कहानी में किसकी मार्मिक व्यंजना की गई है? तो जो अगर आप ये कहानी पढ़ते हैं तो आपको भविष्य भी वर्तमान भी देखने के लिए मिलता है, परंतु जो आधिक्य यहाँ पर है, इसका आधिक्य है तो ये अतीत स्मृति का आधिक्य यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही होना चाहिए। 75 का 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी होगी ये भी आपको याद रखना है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना केवल इतिहास लिखते थे अपितु कहानी और इनके द्वारा कविताएं भी लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा है अगला प्रश्न? 76, ग्राम कहानी किस मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई? सर्वप्रथम तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्राम है ये कहानी विधा की रचना है। किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद की है। और किस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी आपकी इंदु पत्रिका में प्रकाशित। फिर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो इंदु पत्रिका है ये कैसी पत्रिका थी? ये मासिक पत्रिका थी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। फिर है यशोधरा ग्रंथ की नायिका कौन है? पहले तो ध्यान रखिए यशोधरा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? ये काव्यात्मक ग्रंथ है और ये किसके द्वारा लिखा गया था? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था। और जो ये काव्य कृति है इसमें यशोधरा और महात्मा बुद्ध नायक और नायिका के तौर पर जाने जाते हैं, आपको याद रखना है ये। फिर प्रश्न संख्या है 78, इसमें क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है त्यागपत्र उपन्यास की रचना कब हुई? देखिए त्यागपत्र उपन्यास से ही 2-3 प्रश्न इस परीक्षा में बन गए थे। जो त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र का है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है ये। और ये कब रचा गया था? तो ये रचा गया था 1937 में। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। 1937 में त्यागपत्र उपन्यास की रचना हुई थी। फिर प्रश्न है 79, एक भारतीय आत्मा उपनाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखने वाले कवि का नाम बताइए। सिंपल सा प्रश्न था कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। पूरा प्रश्न इस प्रकार से है, एक भारतीय आत्मा उपनाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखने वाले कवि कौन है? तो ये होंगे माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए प्रश्न आपको कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी है ये कैसी कविताएं रचते थे? ये ओजपूर्ण कविताएं, ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखते थे, ये आपको पता होना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए 80, बादल को घिरते देखा है प्रकृति के अनुपम चित्र खींचने वाली रचना किसकी है ये? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसकी ये कृति है? नागार्जुन जी की। किसकी? नागार्जुन जी की ये कविता है। क्या विषय है इस कविता का? बादल को घिरते देखा है, तो इसमें प्रकृति के अनुपम चित्र को खींचा गया है। याद रखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर दोगे। फिर प्रश्न है अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो वैसे तो अज्ञे के द्वारा 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया गया, परंतु जो पहले किया गया था तो वो किया गया था 1943 को।
कब? 1943 को। तो विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। और तार सप्तक में 7 कवियों की कविताओं को या प्रमुख रचनाओं को संकलित किया जाता था। अगला प्रश्न है 82। जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार के नाटक अधिक लिखे? तो जो जयशंकर प्रसाद थे, इन्होंने जो नाटक लिखे थे अधिक, तो वो लिखे थे पौराणिक। कैसे? पौराणिक। विकल्प यहाँ पर जो सी सही होगा, जैसे कि स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ये इनके प्रमुख पौराणिक नाटक माने जाते हैं, याद रखना है। और कामायनी भी इन्हीं की कृति है। एक और बात यहाँ पर आपको कह देता हूँ, जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने टेट की परीक्षा दी है, उनका अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा, पता ही चलता है स्वयं को। तो अगर किसी को लगता है कि उनका टेट की परीक्षा का एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, तो वो आप लोग कल से ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जल्द ही मैं आपके समक्ष एक बैच शुरू करूँगा LT टेट वालों का। जिनको लगता है कि हमारा टेट अच्छा नहीं होगा, तो हमारे नंबर नहीं बन रहे हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द एनरोल होना है। आपका दिसंबर में भी एग्ज़ाम होगा, तब तक आप इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। जो जो तथ्य आपको नहीं आते हैं तो उन्हें आप कंठस्थ कर लीजिएगा, आपको परीक्षा में फ़ायदा मिलेगा यहाँ से। फिर प्रश्न है 83। इसमें क्या पूछा गया है? लोक शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ होता है। तो जो लोक शब्द है, इसका व्युत्पत्तिपरक अर्थ क्या होता है? तो लोक शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ होता है देखना। तो देखना यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, लोकचित से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को परिचालित करने वाला साहित्य ही लोक साहित्य है, ये किसने कहा? तो जो प्रस्तुत कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का होगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं लोकचित से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को परिचालित करने वाला साहित्य ही लोक साहित्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। अगला प्रश्न है यहाँ पर 85। इसको हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं, इसका उत्तर मुझे नहीं मिला है फिलहाल, और आता भी नहीं है मुझे, तो क्यों आपको गलत उत्तर देना। फिर प्रश्न है 86। भर्तृहरि के गुरु कौन थे? तो जो भर्तृहरि हैं, इनके गुरु थे गोरखनाथ। भर्तृहरि के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। और गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। ये आपको गुरु शिष्य परंपरा याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, सुन्नी और भूंकू का किस जनजातीय क्षेत्र से संबंध है? बड़ा नया प्रश्न है ये, काफ़ी नए नए प्रश्न यहाँ पर मुझे इस बार परीक्षा में देखने के लिए मिले। सुन्नी और भूंकू का किस जनजातीय क्षेत्र से संबंध था? तो ये चंबा के भरमौर से गद्दी जनजाति से संबंध रखते हैं, इसलिए यहाँ पर गद्दी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत में पहेली को क्या कहा जाता है? संस्कृत में पहेली को कहा जाता है प्रहेलिका। क्या कहा जाता है? प्रहेलिका। हाँ, बीच बीच में कई ऐसे जिन्होंने कोर्स लिया था वो कहते थे कि सर इतने बड़े बड़े लेक्चर और इतने अधिक तथ्य वाले लेक्चर आप क्यों लाते हैं? ये लेक्चर इसलिए लाता था क्योंकि देखिए इस तरह के तथ्य तो आपको नॉर्मल वीडियोस में नहीं मिलते। ऐसे जो संस्कृत में पहेली को क्या कहा जाता है? प्रहेलिका कहा जाता है। जो यहाँ पर दूसरे तथ्य दिए गए हैं, जैसे लोक साहित्य से संबंधित दिए गए हैं, भर्तृहरि के गुरु के बारे में बताया गया है, ये सारे आपको जो लॉन्ग लेक्चर होते थे ना, वहाँ पर तथ्य प्रस्तुत किए जाते थे। जिन्होंने ध्यान से पढ़ा था उनको तो यहाँ से काफ़ी लाभ मिला होगा। तो इसलिए आप लोगों को जोर देकर कहता था कि इन लेक्चर को ध्यान से सुना करिए, नोट बनाया करें। फिर प्रश्न है यहाँ पर, पंचतंत्र के लेखक हैं। तो जो पंचतंत्र कृति है, इसके लेखक होंगे विष्णु शर्मा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ये। अगला ये प्रश्न भी नॉर्मल था, कथकली किस राज्य का लोक नाट्य है? तो बताइएगा, रिपीटेड प्रश्न है, कथकली किस राज्य का लोक नाट्य है? केरल का। फिर टीवी सीरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। तो जो टीवी सीरियल है इसे हिंदी में कहा जाता है धारावाहिक। क्या? धारावाहिक। अगला जो प्रश्न है, अंधों का रंगमंच किसे कहा जाता है? रिपीटेड प्रश्न। अंधों का रंगमंच कहा जाता है रेडियो नाटक को। किसे? रेडियो नाटक को कहा जाता है अंधों का रंगमंच। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है प्रश्न? विभावा अनुभावी व्यभिचारी संयोगादर रस निष्पत्ति, जो प्रस्तुत सूत्र है ये किसके द्वारा दिया गया था? रस की परिभाषा है ये। तो ये जो परिभाषा है दी गई थी भर्त मुनि के द्वारा। किस संबंध में दी गई थी? रस सूत्र की व्याख्या है, तो ये परिभाषा दी गई थी। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है, श्रेष्ठ पात्र में अधिक क्या होना चाहिए? जो श्रेष्ठ पात्र है इसमें भाव संवेग अधिक क्या होना चाहिए। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। उसमें
नायक के पात्रों का भी उसके अंदर निर्वहन होना चाहिए, परंतु ये तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, परंतु बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये दोनों यहाँ पर दिए गए हैं, कलकत्ता और मुंबई। पहले तो किया गया था मुंबई में, ठीक है, मुंबई में पहले किया गया था, उसके पश्चात कलकत्ता में भी किया गया था। कोलकाता या कलकत्ता, यहाँ पर मुंबई होगा सही विकल्प। अगले प्रश्न को देखिए, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम कब दिया गया? तो जब मुझे याद था कि 1956 में दिया गया था, तो यहाँ पर मुझे लगता है 1965 या तो आगे पीछे हो गया या फिर ये इसी को उत्तर मानेंगे, 1965 को ही। वैसे 1956 इसका उत्तर होना चाहिए, 1956। अगला प्रश्न है यहाँ 97, क्रॉस लाइन शीर्षक में कितनी पंक्तियाँ रहती हैं? ये गीत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। क्रॉस लाइन फिल्म इंडस्ट्री में गीत होते हैं, उसके संबंध में। तो जो क्रॉस लाइन शीर्षक है इसमें एक पंक्ति रहती है। कितनी? एक पंक्ति। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98, 6 ककारों का ध्यान किस में रखना होता है? तो जो 6 ककारों का ध्यान, ये तो पत्रकारिता और समाचार लेखन में ध्यान रखना होता है इसका। यहाँ पर समाचार लेखन सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 99, कुंवर नारायण सिंह का जन्म हुआ था। तो ये फैज़ाबाद अयोध्या में हुआ था। कहाँ? फैज़ाबाद अयोध्या। ये फैज़ाबाद वही है जहाँ पर भगवान श्री राम के राम मंदिर का निर्माण किया गया है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। फैज़ाबाद, भगवान श्री राम का राम मंदिर यहाँ पर निर्मित किया गया है। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं 100, गीत फरोश के लहजे में व्यंग्य है, वह किस मजबूरी में गीत बेचता है? क्या प्रश्न है? गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता है गीत फरोश। ये किस लहजे में व्यंग्य है? गीत फरोश के लहजे में व्यंग्य है, वह किस मजबूरी में गीत बेचता है? विवशता में गीत बेचता है, ठीक है। निर्धनता नहीं है, लोकप्रिय होने के लिए भी नहीं, विवशता के कारण। 100 का सही होगा विवशता। अगला देखिए, शमशेर बहादुर सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय में किस प्रोजेक्ट पर काम किया? तो जो शमशेर बहादुर थे, इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रोजेक्ट पे काम किया था, तो वो था हिंदी उर्दू कोश पर। किस पे? हिंदी उर्दू कोश पर, याद रखना है ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुआनो नदी का अर्थ क्या है? कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। तो कुआनो नदी का अर्थ है यहाँ पर कुआनो प्रदेश की काली नदी। कुआनो प्रदेश की काली नदी, ये कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 103, क्या पूछा गया है इस प्रश्न में? तो पूछा गया है, केदारनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया? तो जो केदारनाथ सिंह थे, इन्होंने जो विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया था, तो वो था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली में है ये। अगला प्रश्न है 104, कबीर बाणी में दोहों को क्या कहा जाता है? तो जो कबीर बाणी में दोहों को कहा जाता है साखी। जो कबीर की बाणी को संकलित किया था धर्मदास के द्वारा, किस नाम से? बीजक नाम से, ये भी आपको याद रखना है। सूरदास से कौन सा मुगल बादशाह मिलने आया था? तो जो सूरदास से मुगल बादशाह मिलने आया था, तो वो था अकबर, क्योंकि बहुत सुंदर गाना गाते थे, इसलिए अकबर वहाँ पर मिलने चला गया था इनसे। तुलसीदास का दार्शनिक मत क्या है? तो जो तुलसीदास जी का दार्शनिक मत है, तो ये हुआ शुद्ध द्वैतवाद। विकल्प सी यहाँ पर होगा, तुलसीदास का मत, दार्शनिक मत सी, शुद्ध द्वैतवाद। अगला प्रश्न है 107, बर्बे रामायण किसकी रचना है? तो जो बर्बे रामायण रचना है, ये हो जाएगी महात्मा तुलसीदास की। किसकी? महात्मा तुलसीदास की। अगला प्रश्न देखिएगा 108, वृंदावन में मीरा की भेंट किस बंगाली भगत से हुई थी? तो जो वृंदावन में मीरा की भेंट हुई थी, ये कुंभन दास नहीं, जीव गोस्वामी से हुई थी। 108 का बी, जीव गोस्वामी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 109, क्या पूछा गया है 109 में? रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो जो रसखान थे, इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम रसखान। सैयद इब्राहिम रसखान। घनानंद किस जाति के थे? तो जो घनानंद है, ये रचनाकार घनानंद, तो ये थे आपके कायस्थ जाति के। किस जाति के? कायस्थ जाति के। अगला है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु,
बाला सुप्रसिद्ध दोहा बिहारी ने किस राजा के लिए लिखा था? तो ये लिखा था राजा जयसिंह के लिए। ठीक है, जयसिंह, राजा जयसिंह। सारे प्रश्न तो हमने किए ही हैं पहले ही, कई नए हैं, बाकी सारे हमने पहले ही किए हैं डिस्कस। अगला है भूषण का भाषा का मूल गुण क्या है? जो कवि भूषण थे इनकी भाषा का मूल गुण क्या है? तो इनकी भाषा का मूल गुण था ओजप्रिय नाम, जो ओज माधुर्य गुण है, ओज गुण है, इसमें ये कविताएं रचते थे, ओज गुण में। यहाँ पर बी सही होगा। अगला है 113, किन कवियों की कविताओं से हिंदी कविता में प्रगतिशील कविता की धारा व्यापक और वेगवती हुई? तो ये हो जाएंगे नागार्जुन और शमशेर। ठीक, नागार्जुन और शमशेर। इसके पश्चात मुक्तिबोध और धूमिल में भी ये विशेषता मिलती है। 114, पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला? तो ये मिला था आपके माखनलाल चतुर्वेदी को। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है सूफी काव्य के लिए प्रचलित अन्य नाम। तो सूफी काव्य के लिए प्रचलित अन्य नाम है प्रेमाश्रयी शाखा। क्या? प्रेमाश्रयी शाखा। अगला है प्रेत काव्यान कविता में किसके प्रेत का वर्णन है? प्रेत काव्यान कविता में किसके प्रेत का वर्णन है? अध्यापक के प्रेत का वर्णन है। अध्यापक के प्रेत का वर्णन। फिर है आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद स्वीकार किए जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 5 भेद स्वीकार किए जाते हैं। कितने? 5। फिर प्रश्न है अगला, क्या प्रश्न है? सिद्धों ने अपनी साधना का लक्ष्य किसे माना? तो जो सिद्धों ने अपनी साधना का लक्ष्य माना, तो ये अनुभूति को भी अपनी साधना का लक्ष्य मानते थे, निर्वाण को भी। कई स्थान पर आनंद को भी इन्होंने अपने लक्ष्य का अपने साधना का लक्ष्य माना। ठीक है, अनुभूति, आनंद और निर्वाण को भी मानते थे। ये प्रश्न भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जो चीज़ें थी तो वो इन्होंने यहाँ पर तीनों दे दी हैं। अगला है 119, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो जो प्रतिवेदन को अंग्रेजी में कहते हैं तो ये रिपोर्ट कहते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है 118 का सही विकल्प जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? अनुभूति या फिर निर्वाण में से एक। वैसे निर्वाण के लिए ये सारी चीज़ें होती थी तो निर्वाण हो सकता है इसका डी। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, अरण्य का उचित पर्यायवाची शब्द युग्म चुनिए। तो जो वन और जंगल है ये अरण्य के लिए उचित पर्यायवाची शब्द युग्म होगा। ठीक है, 120 का ए। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हमने जो हिंदी साहित्य है इसके 120 प्रश्न डिस्कस किए। जो भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे थे, मुझे पूर्ण आशा है कि वो तो यहाँ पर 80+ ठीक करके ही गए होंगे, 80 और 90 के आसपास। कई तो 100 भी कर गए होंगे क्योंकि 10 एक प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल थे, बाकी तो यहाँ पर सरल ही थे। बाकी आपको जीके भी नॉर्मल पूछा गया था, उतना हार्ड जीके का स्तर भी नहीं था। बताइएगा 120 में से आपके कितने सही हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई क्वेरी रहती है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर आपको पता ही है हमारा 8219312129। जो सीरीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की ये है सीरीज़ ए।